दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्पेशल मॉक टेस्ट जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। देखिए तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो कि आपके कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले के अंदर स्थित है और जो इसकी स्थापना है ये 1951 में की गई थी। और तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है ये एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो कि आपके कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में जो भाखड़ा बांध है ये कहाँ पर निर्मित है, यानी कि कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं व्यास नदी, झेलम नदी, सतलज नदी या फिर घाघरा नदी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी। ठीक है, भारत में जो भाखड़ा बांध का निर्माण है ये आपके सतलज नदी के ऊपर किया गया है और ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि किस खेल से जो है बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपके पिछली बार आईसीजी एग्जाम में पूछा भी गया था और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको नाविक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बटरफ्लाई शब्द जो है ये कौन से खेल के साथ में संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर तैराकी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तैराकी यानी कि स्विमिंग। देखिए बटरफ्लाई शब्द जो है ये आपके स्विमिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो कि आपके स्विमिंग से रिलेटेड होते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि फ्री स्टाइल, क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और जेन। ठीक है, ये वर्ड्स भी जो है आपके स्विमिंग से ही रिलेटेड हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से जो है ऊष्मा की इकाई कौन सी है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं जूल, ओम, एम्पियर या फिर वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। ठीक है, ऊष्मा का जो ऐसा यूनिट है वो आपके जूल होता है। ठीक है, और ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है और जब किसी भी वस्तु को गर्म किया जाता है तब वो ऊष्मा को ग्रहण करती है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा को जो है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊष्मा को जो है केवल एक निकाय से दूसरे निकाय के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है 01/2022 इंटेक में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है। ठीक है, या फिर जो है विद्युत प्रवाह पैदा करने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर या फिर मोटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जनरेटर। ठीक है, विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले यंत्र को जनरेटर कहा जाता है। और दोस्तों जनरेटर जो होता है ये आपके मैकेनिकल एनर्जी को जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी कि जो जनरेटर है ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलता है। ठीक है, चलिए बाकी देखिए ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको अमीटर दिया हुआ है। तो अमीटर के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि अमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से क्या जो है वो सूर्य के प्रकाश को सीधा रूपायित करने में काम में लिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन है आपके पास में प्रकाश वोल्टीय सेल, सौर ऊष्मा सेल, जैव गैस उत्पादन या फिर ऑप्शन नंबर डी की ऑप्शन ए और बी दोनों। तो दोस्तों प्रकाश वोल्टीय सेल और सौर ऊष्मा सेल ये जो दोनों ही होते हैं ना ये आपके सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, जिसमें कि आपका आ जाएगा प्रकाश वोल्टीय सेल और साथ ही जो है सोलर थर्मल सेल। ठीक है, यानी कि सौर ऊष्मा सेल। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि कभी कभार एग्जाम में देखने को मिलता है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि जो प्रकाश विद्युत सेल होता है जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यानी कि फोटोवोल्टिक सेल, ये जो है आपके कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ये आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। दोस्तों आप लोग चाहो तो इस पॉइंट को जो है नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जो है दिल्ली के 8 सुल्तानों की सल्तनत का साक्षी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जिनको कि खड़ी बोली और तबले के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है और ये जो है प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य थे। ठीक है, और इन्हें जो है दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक 8 सुल्तानों की सल्तनत को जो है साक्षी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत की 8 सुल्तानों की सल्तनत को देखा था। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि तुगलकनामा, आईने सिकंदरी। ठीक है, तो इनसे भी जो है अक्सर देखा जाता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर जो है आपको रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का एक क्वेश्चन दिया गया है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि एक कूट भाषा में कंट्रोलिंग वर्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाए, वॉलीबॉल्स को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाए, तो आपको बताना है कि सेंचुरीज को जो है दोस्तों किस टाइप से लिखा जाएगा इसी कोड लैंग्वेज में। ठीक है, तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो आई होप कि आपको जो है इसका आंसर भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया गया है कि कंट्रोलिंग में जो लेटर्स आए हैं ना उनको जो है ऑपोजिट करके लिख दिया गया है, यानी कि उल्टा करके लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कंट्रोलिंग वर्ड में जो लेटर्स हैं उनको अगर आप लोग इस टाइप से पढ़ेंगे उल्टा करके, ठीक है, अगर इस कोड लैंग्वेज में, तो आपको दिख जाएगा कि ये कंट्रोलिंग के जो वर्ड्स हैं उनके लेटर्स को उल्टा करके लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे कि वॉलीबॉल्स को जो है यहाँ पर उनके लेटर्स को उल्टा करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सेंचुरीज में जो लेटर्स हैं उनको जो है यहाँ पर उल्टा करके लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो है देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग जो है उल्टी साइड से पढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए आप लोग इसको पढ़ना शुरू कीजिए, आपको ये जो है देखने को मिल जाएगा सेंचुरीज वर्ड। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में क्वेश्चन है कि भारत में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये आपके कौन से क्षेत्र के साथ में संबंधित है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं शास्त्रीय संगीत, साहित्य, शास्त्रीय नृत्य या फिर सिनेमा। ठीक है, तो भारत में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना ये आपके साहित्य, ठीक है, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों ये जो है एक उत्कृष्ट पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला। और जो हमारे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, ठीक है, यानी कि 8th शेड्यूल, उसमें जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन 22 भाषाओं में से जो है किसी एक भाषा में जो है या फिर जो है किसी भी भाषा में उत्कृष्ट लेख के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो आपके 1965 यानी कि 1965 में की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी धातु जो है उसके लिए जो है धरती से बॉक्साइट को निकाला जाता है। ठीक है, तो किस धातु के लिए धरती से बॉक्साइट को निकाला जाता है ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस हैं जस्ता, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। देखिए बॉक्साइट, कोरंडम और डायोस्पर, ठीक है, ये जो है आपके एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क होते हैं यानी कि ओर। ठीक है, और इनसे जो है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al और ये जो है आपके पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में जो है 13 नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा प्रश्न संख्या 11 और यहाँ पर जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। इसको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि पिछले बार जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि कैटरैक्ट वर्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिख दिया जाए तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में जो है प्रोड्यूस वर्ड को किस टाइप से लिखा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों हमें जो है सबसे पहले देखना है कि क्या वर्ड दिया हुआ है और उसको जो है किस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैटरैक्ट एक वर्ड है। ठीक है,
जिसको लिखा जाता है कुछ इस टाइप से, जो कि हमें दिया हुआ है ये। ठीक है, तो चलिए मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा TAC, उसके बाद RA, फिर TCA। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है, जो ऊपर का वर्ड दिया हुआ था कैटरेक्ट, उसकी अगर देखें कि उसको कौन सी कोड लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो है लेटर्स को यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो नीचे वर्ड दिया गया है प्रोड्यूस, उसमें भी जो है सेम ट्रिक को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर PRODU फिर CED ये दिया हुआ है ना, तो इसमें जो है हम यहाँ पर शुरू में और एंड में जो है 3-3 लेटर्स को उल्टा कर लेंगे और बीच में जो है इन दोनों लेटर्स को हम आपस में ऑपोजिट में क्रॉस करके लिख देंगे। तो ये देखिए ORP हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका UD और फिर ये होगा DE और C। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पर जो है आपको ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और दोस्तों मैंने जब आपको पहले भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करवाए हैं तो मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है हम लोग यहाँ पर लाइन टू लाइन और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बी जो है वो डी की बहन है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आप दोस्तों कि कोई डी है। ठीक है, इसकी एक बहन है जिसका नाम है बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया था कि बी जो है वो डी की बहन है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एम जो है वो डी का पिता है। ठीक है, यानी कि ये जो डी है इसका एक पिता है जिसका नाम है एम। ठीक है, तो एम जो है वो डी का पिता हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एन जो है वो एम की बहन है। ठीक है, यानी कि ये जो एम है ना, इसकी एक बहन है। ठीक है, इसकी भी एक बहन है जिसका नाम क्या है, एन। चलिए ये चीज हमें यहाँ पर दे दी गई डायग्राम में। अब यहाँ पर जो है हमारा डायग्राम बन चुका है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो बी जो है वो एन से किस प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि ये जो एन और बी है ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि बी जो है इसका रिलेशन एन से किस प्रकार से है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डी और बी जो है ये आपस में जो है भाई बहन या फिर बहनें होंगी। ठीक है, और इनके पिता कौन है, तो इनके पिता जो है वो आपके हैं एम, दोनों के ही पिता एम होंगे। ठीक है, और जो पिता की बहन होती है वो हमारी क्या लगती है, वो बुआ लगती है। ठीक है, तो बुआ लगती है। तो यहाँ पर देखिए एन जो है वो डी और बी के लिए बुआ हो गई, और ये जो बी है इसका रिलेशन इसके साथ क्या हो जाएगा, तो एन की जो बी है ये लगेगी भतीजी। ठीक है, तो भतीजी लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भतीजी यानी कि नाइसी। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक रेलगाड़ी जो कि 270 मीटर लंबी है और 170 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है विपरीत दिशा से आती हुई एक अन्य रेलगाड़ी के लिए पार करती है। ठीक है, और दोनों रेलगाड़ियों को जो है एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा ये आपको बताना है, यानी कि टाइम आपको यहाँ पर निकालना है। और यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 360 मीटर हो और उसकी चाल जो है वो आपके 154 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, तब आपको बताना है कि यहाँ पर समय कितना लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मैथ्स के सेक्शन से। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको नाविक एग्जाम में जो है 100% देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ उनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। ठीक है, इतनी चीज आप लोग सब जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर जो है हमारा समय बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पर टाइम ही निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि समय कितना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पर दूरी और चाल होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूरी जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी जो है ना वो आपके दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है उनका योग होगी। ठीक है, यानी कि पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई जो कि हमारी हो जाएगी दूरी। ठीक है,
और बट्टे में आ जाएगा हमारा सापेक्ष चाल, यानी कि दोनों चाल को जो है हम आपस में ऐड कर देंगे, दोनों रेलगाड़ियों की चाल को। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है अभी भी क्वेश्चन में जो है एक ट्रिक है, इसको समझिएगा कि यहाँ पर जो आपको ट्रेन की लंबाई है जो कि आपको दी गई है 270 और साथ ही जो है 360 मीटर। ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पर मीटर के अंदर दी गई है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेन की चाल है ना, ये आपको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। ठीक है, दोनों ही ट्रेन की जो चाल है वो आपको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग इसको भी जो है मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो है किलोमीटर पर आवर से जो है हम लोग यहाँ पर किलोमीटर पर आवर से इनको जो है कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो दोस्तों किलोमीटर पर आवर से जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 5/18 से जो है हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ऐसा किस लिए हुआ है और किस टाइप से होता है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है कि समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, और दूरी के लिए मैंने आपको बताया कि दोनों ट्रेनों की जो लंबाइयों का योग होगा वो हमारी दूरी हो जाएगी, और सापेक्ष चाल जो है वो दोनों ट्रेनों की चाल हो जाएगी। ठीक है, और उनको जो है हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास में दोनों ट्रेनों की जो लंबाइयों का योग होगा वो क्या हो जाएगा, 270 और 360। ठीक है, तो हमारे पास देखिए टाइम निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 270 प्लस 360। ठीक है, उसके बाद में बट्टे में क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपके 170 प्लस 154। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 170 प्लस 154। और दोस्तों ये जो है आपको किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दिया हुआ था, तो इनको जो है हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम जो है 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो फिर जो है ये हमारा मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि आंसर जो है वो हम लोग यहाँ पर सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके, तो 270 और 360। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 630 होगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा 170 प्लस 154 यानी कि 324। तो ये 324 आ गया, और इसको जो है हम बट्टे में कर देंगे 5/18। तो अब दोस्तों इसको जो है अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास आएगा 630/90। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता है। अब देखिए 9 7 63 यानी कि डायरेक्ट कट जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7 सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सेकेंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 14, और यहाँ पर भी जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर बार देखा जाता है एग्जाम में जो है रिपीट होता है। और ये क्वेश्चन आज जो है स्पेशली मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि मैं जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्पेशल ट्रिक आज जो है देने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आदमी जो है वो 2 किताबों को 600 रुपए प्रति किताब की कीमत पर बेचता है। ठीक है, यानी कि एक आदमी के पास जो है 2 किताबें हैं और उसने जो है दोनों को 600 रुपए के हिसाब से बेचा। ठीक है, उस सौदे के अंदर जो है उसमें एक में तो जो है उसको 20% का लाभ हुआ, और अन्य सौदे में जो है यानी कि दूसरे में उसको 20% की हानि होती है। ठीक है, तो अब आपको ये पूछा जा रहा है कि संपूर्ण सौदे में जो है लाभ और हानि को आपको ज्ञात करना है कि उसको लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है, और अगर लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है तो वो कितने % का हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों मैं जो स्टेटमेंट आपको बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से याद रखिएगा, चाहो तो आप लोग जो है उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी 2 वस्तुओं को जो है जिसमें कि एक को जो है x% के लाभ पर और दूसरी को जो है x% की हानि पर बेचा जाए, तो संपूर्ण सौदे में जो है हमेशा ही दोस्तों आपको जो है x²/100% की जो है हानि होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट आपको क्या दिया है फिर से सुन लीजिएगा कि जब भी 2 वस्तुओं को जो है जिसमें कि एक को मान लीजिए x% के लाभ पर और दूसरे को जो है x% की हानि पर बेचा जाता हो, ठीक है, तो उस संपूर्ण सौदे में जो है हमेशा ही x²/100% की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है, तो x हो जाएगी आपके लाभ और हानि की जो वैल्यू है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू दी हुई है 20। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा हानि परसेंट। ठीक है, यानी कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, हमारा लॉस परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x की वैल्यू कितनी है 20 है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा हमारा 100। ठीक है,
तो ये कितना आएगा आपके पास में, तो 20 का स्क्वायर होता है हम जानते हैं 400 बट्टा 100 आ जाएगा, यानी कि 4%। ठीक है, अब 4% क्या, तो मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण सौदे में जो है हमेशा एक्स स्क्वायर बाई 100% की हानि होती है, तो 4% का लॉस। ठीक है, तो जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होने वाली ट्रिक है। ठीक है, तो आप चाहो तो आपके पास में जो भी बुक्स हैं आप लोग जो है उनमें से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो है वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको यहाँ पर वेन डायग्राम बताना है बीमारियां, रतौंधी और कैंसर के बीच में। ठीक है, कि किस टाइप का वेन डायग्राम यहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इन तीनों में से देखेंगे ना, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन आ जाएगा आपके बीमारी। ठीक है, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ बीमारी। अब देखिए बाद में आपको दिए गए हैं रतौंधी और कैंसर। ठीक है, तो रतौंधी भी एक बीमारी है जो कि आपके विटामिन की कमी से होती है, और कैंसर भी एक बीमारी है। ठीक है, जो कि दोनों अलग अलग बीमारियां हैं लेकिन बीमारी है। तो मान लीजिए एक हो गई ये आपके रतौंधी, ठीक है, और दूसरी हो गई आपके कैंसर। तो ये जो दोनों ही हैं ये आपकी बीमारियां हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग बीमारियां हैं, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम जो है इनके बीच में देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 16, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली जो है अगली आकृति क्या होगी, उसका आप चयन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है इन ऑप्शंस में से कौन सा फिगर रिप्लेस होगा ये आपको बताना है। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, कभी कभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और जिसमें कैंडिडेट जो है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग जो है इन फिगर्स को देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन में एक चीज समझ आ रही होगी कि यहाँ पर देखिए पहले फिगर के अंदर जो है 2 लाइन आपको दी हुई है। ठीक है, और उससे अगले फिगर में जो है 1 लाइन यहाँ पर इंक्रीज हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 लाइंस थी तो इसमें जो है आपके 3 लाइंस हो गई। फिर देखिए अगले वाले में जो है एक और लाइन यहाँ पर इंक्रीज हो गई, यानी कि इसमें जो है 4 लाइंस आ गई। अगला फिगर जो होगा उसमें जो है 1 लाइन और इंक्रीज कर देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगी 5 लाइन। तो अब आपको ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में जो है आपको 5 लाइन वाला फिगर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 लाइंस आपको दी गई हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 17, और यहाँ पर जो है आपको क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित 4 संख्या युग्म में से 3 जो है वो किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और एक संख्या युग्म जो है वो असमान है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो असमान संख्या युग्म जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में से, जैसे कि 100 और 25, 60 और 12, 90 और 18 और 150 और 30। तो अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से जो है 3 संख्या युग्म समान है और एक जो है वो असमान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो अगर इसको हम चेक करें तो देखिए दोस्तों 25 चौके होता है आपका 100। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाता है। उसी प्रकार से देखिए 12 पंजे हो जाता है आपका 60। ठीक है, और 18 इंटू 5 करते हैं तो आपका 90 आ जाता है। ठीक है, और 30 इंटू 5 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, यानी कि अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो असमान संख्या युग्म होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि 12 को 60 से किया, 30 को 150 से, या फिर 18 को 90 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें 5 देखने को मिल रहा है उनका शेषफल। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि जो है अगर हम 100 डिवाइडेड बाई 25 करते हैं ना, ठीक है, यानी कि 25 को अगर डिवाइड करते हैं 100 से तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो है आपका असमान संख्या युग्म कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको दोस्तों सिनोनियम बताना है कि कन्वर्स जो है वो एक वर्ब है, जिसके लिए सिनोनियम क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों कन्वर्स क्या होता है, तो कन्वर्स को जो है इसको हम बोल सकते हैं जैसे डिबेट करना। ठीक है, या फिर जो है आप बोल सकते हैं वार्तालाप करना। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, वार्तालाप करना, वार्तालाप करना।
ठीक है। तो अब जो है इसके लिए आपको सिनोनियम बताना है कि सिनोनियम क्या होगा। तो 4 ऑप्शंस हैं, टॉक, डिस्प्ले, अपोज या फिर एग्री। तो आई होप कि आप देखते ही समझ गए होंगे कि सिनोनियम क्या होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार कन्वर्ज मतलब होता है वार्तालाप करना, उसी प्रकार से जो है आपके टॉक का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है, या फिर जो है वार्तालाप करना। तो मैं इसको बातचीत लिख देता हूँ। तो जिस प्रकार कन्वर्स मतलब वार्तालाप, ठीक उसी प्रकार से जो है टॉक मतलब बातचीत, ठीक है। डिस्प्ले मतलब क्या होता है? तो डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शित करना या फिर प्रदर्शन करना, ठीक है। तो डिस्प्ले मतलब हो जाएगा प्रदर्शन करना। एग्री मतलब आप सभी जानते हैं कि सहमत होना होता है। और अपोज मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अपोज मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, यानी कि किसी के खिलाफ बोलना या फिर जो है आप बोल सकते हैं कि विरोध करना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास सेंटेंस। तो वन हु स्पीक 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ठीक है। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है आपके पास, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जो 2 भाषाएं आसानी से बोल सकता हो उसको हम लोग बोलते हैं बाइलिंगुअल, ठीक है। यानी कि हिंदी में जो है इसको बोला जाता है द्विभाषी, ठीक है, यानी कि जो 2 भाषाएं बोलने में सक्षम हो आसानी से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि एक ऐसा इंसान जो कि 2 भाषाओं को आसानी से बोल सकता हो, यानी कि वन हु स्पीक 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली इज कॉल्ड बाइलिंगुअल, ठीक है। चलिए बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो यहाँ पर देखिए लेक्सिकोलॉजिस्ट, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लेक्सिकोलॉजिस्ट। तो लेक्सिकोलॉजिस्ट मतलब हो जाता है कि द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन, मीनिंग एंड यूज ऑफ वर्ड एंड ऑफ आइडोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिया हुआ है लिंग्विस्ट, तो इसका मतलब हो जाता है बहुभाषी, ठीक है, या फिर जो है आप ये बोल सकते हैं कि ए पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है मोनोलिंगुअल, तो मोनोलिंगुअल हो जाता है कि मतलब जो एक भाषा बोल सकता हो, ठीक है, स्पीकिंग ओनली वन लैंग्वेजेस, यानी कि एक भाषी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको नाविक एग्जाम में कभी कभार 1 नंबर का देखने को मिलता है, और ये जो है ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ शिफ्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सर्टिफिकेट जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और सर्टिफिकेट का मतलब होता है दोस्तों प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो है इनमें ऑप्शंस में मिस्टेक है, तो ये यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो एक बैटरी होती है ये इनमें से कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करती है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं ताप, यांत्रिक, रासायनिक या फिर प्रकाश, ठीक है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी करवाया है, तो आई होप कि आपको इसका आंसर अभी तक याद होगा, ठीक है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में से जो है काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इससे पहले भी जो है मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर जो है हमारे क्विज भी शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग डेफिनेटली जो है टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको काफी सारा फायदा होगा। तो उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।